हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बेसिकली हरियाणा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HCS भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं PCS लिखा मिले वो भी यही मतलब होता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 2 एग्ज़ाम होते हैं। केंद्र के लिए UPSC है, जिसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्यों के लिए भी क्या है, स्टेट PCS है। ठीक है, अब जिसका स्टेट जो होता है उसका वो नाम आगे लग जाता है। जैसे हरियाणा की बात करें तो HPSC लग जाता है। ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको स्टेट वाले को PCS बोलते हैं। इसमें से चुने हुए अधिकारी तकरीबन DSP, SDM, ठीक है, ETO वगैरह, या फिर बड़ी पोस्ट पे, पुलिस की बड़ी पोस्ट पे भी जाते हैं। बेसिकली आज हम इसके बारे में ये डिस्कस करेंगे कि हम हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों में के मन में कई सवाल होंगे इसको लेकर कि इसकी तैयारी कैसे करें। कुछ सवाल मैंने यहाँ लिखे भी हैं, इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में, मुझे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैंने ये लिख दिए साथ। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, अभी डिस्कस करेंगे। वीडियो तक लास्ट तक बने रहना। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो सवाल आपके मन में यही रहता है कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, ये हर बच्चे के मन में रहता है कि एग्ज़ाम कब होगा। दूसरा, तैयारी कैसे करें, कितनी देर पढ़ना चाहिए। तकरीबन आपने देखा होगा कि टॉपरों के इंटरव्यूज सुने होंगे तो कहते हैं कि 12-12 घंटे पढ़ने चाहिए, 20-20 घंटे, या 8-8, 4-4 घंटे। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे अहम सवाल है कि ये नोट्स वाला है ना सिस्टम, कई बच्चे सीधा आके बोलते हैं कि नोट्स दे दीजिए, नोट्स से पढ़ लेंगे। आज इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा नोट्स क्या होता है, या फिर नोट्स की ज़रूरत क्यों है, या नोट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ठीक है, एक सवाल आपके मन में हो सकता है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, ये भी हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें या नहीं पढ़ें। दूसरा सवाल हो सकता है कि NCERT पढ़ें या ना पढ़ें, इस पे भी हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि मेंस की तैयारी पहले करें या प्रीलिम्स की तैयारी पहले करें, या दोनों साथ साथ लेके चलें, ये भी एक अहम सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 7 सवाल मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगे कि हर एक स्टूडेंट के मन में ये सवाल होंगे ज़रूर। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट पे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है जो इसका कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, अगर आप सच में हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी स्टेट के PCS की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने मन में से, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपने मन में से ना ये बात निकाल दें कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, अभी तक वैसे ऑफिशियली इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, संभावना है कि वो 2021 में आए। ठीक है, बट हमारी दिक्कत क्या है, तकरीबन स्टूडेंट्स में क्या दिक्कत रहती है कि वो कम से कम भी अपना बहुत ही कीमती समय, कम से कम 2 या 3 या 4 महीने इसमें निकाल देते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा। जैसे कि मान लीजिए एग्ज़ाम अगर सितंबर में हुआ तो 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करेंगे, तब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, और फिर घूमते फिरते हैं कि कहीं नोट्स मिल जाएं या कुछ मटेरियल मिल जाए। ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऐसे आज तक ज़िंदगी में कभी भी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे वो ग्रुप D का एग्ज़ाम क्यों ना हो, 4th क्लास ग्रेड का एग्ज़ाम क्यों ना हो, कोई भी ऐसे एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकता अगर आपके मन में ये रहेगा कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, देखिए ये HCS है, ये कोई SSC नहीं है, रेलवे नहीं है, पुलिस नहीं है। ठीक है, ये कोई वैसा बैंक का एग्ज़ाम नहीं है, ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है। तो आपको सिविल सर्विस के तरह ही, एक SDM की तरह ही सोचना है। आपको हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पता होने चाहिए किसी भी चीज़ के, क्योंकि आप कल के समय SDM बनेंगे तो आप एक जिले के मालिक होंगे, आपको पूरे जिले को संभालना है। ठीक है, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट लेकर चलने हैं। ठीक है, तो आप ये तो अपने माइंड से निकाल दें कि एग्ज़ाम कब होगा। अगर जो स्टूडेंट नए हैं, ठीक है, उनके पास भरपूर मौका है 1 साल का।
ठीक है, 1 साल का भरपूर मौका है। 1 साल बड़ी मेहनत से, दिल लगन से तैयारी कर लें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते। यूपीएससी तक का एग्ज़ाम निकाल सकते हो आप, अगर 1 साल दिल लगन से मेहनत कर लें। और कोई कोचिंग वोचिंग नहीं जाने की ज़रूरत है, सिर्फ आपके पास क्या बुक्स होनी चाहिए और थोड़ा तरीका होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम क्लियर करने और ज्ञान प्राप्त करने में क्या फ़र्क है। ठीक है, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करना, आप याद रखें, हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना यहाँ पे। अगर आपने ज्ञानी बनना होता तो आप पीएचडी कर लेते। पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, पढ़ते रहो जितनी समय तक पढ़ना है। ठीक है, आपका एम है कि आपको बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और अपना एसडीएम बनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एग्ज़ाम कब होगा ये तो अभी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तो एचसीएस का मेंबर नहीं हूँ। ठीक है, हाँ मैं पंचकूला से बिलोंग करता हूँ। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं एक बार दोबारा पूछ के आ सकता हूँ डिपार्टमेंट से कि एग्ज़ाम के बारे में कुछ है या नहीं नोटिफिकेशन। ठीक है, और वो भी तब बताएंगे जब सरकार की तरफ से कुछ होगा। तो उम्मीद है कि 2021 में हो जाए, उम्मीद है। ठीक है, और हो सकता है। ठीक है, पर आप ये मान के बिल्कुल भी ना चलें कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा तभी हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप अभी से लग जाएं। ठीक है, अभी से लग जाएं तैयारी करने। ठीक है, तो आप ये तो मान के बिल्कुल मत चलें कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं। ठीक है, अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं, तैयारी कैसे करें और कितनी देर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तकरीबन आपने कई स्टूडेंट्स के इंटरव्यू भी देखे होंगे कि मैं 10 घंटे पढ़ता था, 9 घंटे पढ़ता था या 4 घंटे पढ़ता था। ठीक है, देखिए टाइमिंग कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टाइमिंग कोई मैटर नहीं करता। आप 10 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, कितनी भी देर पढ़ें, टाइमिंग कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर करता है कि आप कितनी आउटपुट निकाल रहे हैं। ठीक है, मैटर करता है कि आप कितनी आउटपुट निकाल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप एसडीएम बन जाओगे, एक ही दिन में एचसीएस का सिलेबस कवर कर लोगे। ठीक है, ये एक दिन का खेल नहीं है, ये बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक है, ये बहुत लंबी प्रोसेस है और आपको बड़े पेशेंस से, धैर्य के साथ चलना पड़ता है। ठीक है, ये आसान नहीं है, कहीं तो बच्चे बीच में छोड़ जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत मुश्किलें आएंगी बीच में। एक बार कई बार तो आपका मन करेगा कि छोड़ दूं, नहीं होगा नहीं होगा। कई बार आपकी परीक्षा ली जाएगी, बट आपने धैर्य बना के हिम्मत के साथ थोड़ा थोड़ा करते चलना है, थोड़ा थोड़ा कवर करते चलना है। ठीक है, एकदम आप पूरे पे हाथ नहीं डाल लोगे, समझ रहे हो। ठीक है, तो टाइमिंग कोई मैटर नहीं करता। आप मेरे हिसाब से आप दिन में देखिए, अगर आप जॉब करते हैं, इसमें कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो जॉब भी कर रहे होंगे पार्ट टाइम। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं ना, फिर भी आप आराम से दिन में 2 से 3 घंटे निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 घंटे निकाल सकते हैं। अगर आप अभी से ना मन लगा के 2 से 3 घंटे अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो एनफ होगा। 2 से 3 घंटे पढ़ना एनफ होता है, बहुत एनफ होता है। सिर्फ आपने क्या करना है, 2 से 3 घंटे पढ़ना है और एक मोटी कॉपी लेनी है। ठीक है, जो जो बताया जाएगा आपको उसके नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज आपने नोट्स बनाए। ठीक है, उसके 10-15 घंटे के बाद या सोने से पहले, रात को सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज जरूर करना है, रिवाइज करके सोना है। ठीक है, और एक बार सुबह रिवाइज करना है। थोड़ा पढ़ें पर अच्छे से पढ़ें, समझ पा रहे हो मेरा कहने का मतलब। ये नहीं है कि आप नया पढ़ते चले जाएंगे और पीछे का भूलते चले जाएंगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप सोच रहे हैं कि मैं एकदम में ज़्यादा कर लूँगा। ठीक है, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे पढ़ेगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप नया पढ़ते जाएंगे पीछे वाला भूलते जाएंगे, नया पढ़ते जाएंगे पीछे वाला भूलते जाएंगे। आप थोड़ा पढ़ें पर रिवीजन साथ के साथ करते चलें। ठीक है, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें टाइमिंग का कोई रोल नहीं है। आप 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, उसके बाद जितनी मर्जी देर पढ़ें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, एक बच्चा 10 घंटे पढ़ के, ठीक है, एक टॉपिक कवर कर पा रहा है, एक बच्चा 2 घंटे पढ़ के ही एक टॉपिक कवर कर पा रहा है। ठीक है, तो वो उसकी आउटपुट पे डिपेंड करता है कि उसकी सोचने की और समझने की शक्ति कितनी है। ठीक है, तो ये तो कोई मैटर है ही नहीं कि आप 4 घंटे पढ़ें या 3 घंटे पढ़ें। ठीक है, से आप 2 घंटे भी पढ़ लेंगे ना, एनफ है, वो आपके आउटपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें से कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। इस वाले क्वेश्चन को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि तैयारी कैसे करें। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, सिलेबस है बहुत वास्ट। मैं आपको सही बताऊं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करने लगे तो आपको 2 साल भी लग सकते हैं। अगर अच्छे से तैयारी करने लगे तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2 साल भी लग सकते हैं। अगर आपने 6 महीने 8 महीने में तैयारी करनी है, खुद को तैयार करना है,
तो आपको ना स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो करना ही करना पड़ेगा, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस पहलू को मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा कि तैयारी कैसे करें। ठीक है, किस पोर्शन को छोड़ें और किस पोर्शन को पढ़ें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि नोट्स मिल जाएंगे जी। नोट्स, इसके नोट्स ले लें, इस इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लें, वहाँ से नोट्स ले लें, नोट्स से क्लियर हो जाएगा। देखिए भाई, एक मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ, नोट्स से कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। ठीक है, ये अपने मन में आज से डाल लेना दिमाग में कि नोट्स के साथ कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया जा सकता। देखिए, आप खुद सोचिए, अगर आप में थोड़ा सोचने की क्षमता है कि अगर नोट्स से एग्ज़ाम क्लियर किए जा सकते थे तो सबको नोट्स दे दिए जाते। ठीक है, फिर पढ़ने की क्या जरूरत थी? नोट्स पढ़ते और एग्ज़ाम कर लेते और क्लियर हो जाता और जॉब मिल जाती। ऐसा नहीं है। ठीक है, नोट्स कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस वैसे ही लोगों के मन में एक छाप बैठ गई है गंदी कि नोट्स पढ़ेंगे या उस इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लीजिए, उस इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लीजिए। नोट्स कुछ नहीं है, नोट्स सिर्फ धंधा है। बस मैं आपको बता दूँ, नोट्स सिर्फ पैसे छापने का धंधा है। अगर आप फंसना चाहते हैं तो फंस जाएं। नोट्स कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नोट्स के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। ठीक है, उसके बाद जो अहम रोल है कि एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक है, ये बुक्स का ही पार्ट आ जाएगा कि कौन सी बुक पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें। देखिए भाई, कोई भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम होते हैं ना, एसएससी या पुलिस के, ठीक है, पटवारी वगैरह के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, तकरीबन आता एनसीईआरटी से ही है। यूपीएससी पूरा एनसीईआरटी से आता है, सीएपीएफ असिस्टेंट एनसीईआरटी से आता है, सीडीएस एनसीईआरटी से आता है, पूरे का पूरा एग्ज़ाम ही एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, तो आप सोच लें, एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे रो के पढ़ें चाहे हंस के पढ़ें। ठीक है, बिना एनसीईआरटी के क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है अपनी समझ को विकसित करना। समझ पा रहे हो? आपकी जो सोचने की क्षमता होगी ना, वो डेवलप होगी। एक बात याद रखना, तकरीबन बच्चों में क्या होता है, बच्चे फैक्ट्स पे ज़्यादा जोर लगाते हैं। ठीक है, फैक्ट्स पे याद करने में बहुत जोर लगाते हैं, पर जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं वो कभी फैक्ट्स पे नहीं चलते। हाँ, फैक्ट्स कुछ हद तक इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ चलता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। जैसे अगर मैं बात करूं कि साइमन कमीशन कब आया था, ठीक है, तकरीबन आप लोगों को सबको पता होगा कि 1928 फरवरी 1928 में आया था साइमन कमीशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो क्यों आया था, क्या कारण थे, आना तो उसने 1929 में था, वो 28 में ही क्यों आ गया था, तब आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तभी बता पाएंगे जब आप इसके पीछे की वजह जान पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट, फैक्ट का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, ये याद रखना, फैक्ट का ज़्यादा रोल नहीं है। और फैक्ट याद भी कर लोगे ना, कितने दिन तक याद रहेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, पूरी ज़िंदगी फैक्ट याद नहीं कर सकते। और फैक्ट वाला बंदा फंसेगा ही फंसेगा, कभी ना कभी फंसेगा ज़रूर। फैक्ट्स आप ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते। कॉन्सेप्ट सीख लें, कॉन्सेप्ट आपकी पूरी ज़िंदगी तक रहेगा, आप दूसरे बच्चे को भी बता सकते हैं। समझ पा रहे हो, है ना? तो आपने कॉन्सेप्ट देखना है कि साइमन कमीशन क्यों आया था, उसकी वजह थी। आपको जब वजह पता चलेगी ना, तब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आपसे याद हो जाएगा। आपने उसके पीछे की वजह जाननी है। ठीक है, यानी अगर आपने पढ़ना है ना, तो आपने फीलिंग लेके पढ़ना है। ठीक है, फीलिंग के साथ, सिचुएशन के साथ पढ़ना है। आप पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी में आप पढ़ते हैं 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये जैसे हम पढ़ते हैं ना कि संविधान की विकास यात्रा की, हमारा संविधान कैसे बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है, उसकी यात्रा पढ़ते हैं कि 1773 का ये एक्ट क्यों आए थे, इसकी वजह क्या थी। अगर आपको ये पता चल गया ना, तब आपकी जो सोच होगी तब विकसित होगी। और अदरवाइज़ जब तक ये चीज़ें नहीं आप समझ पाएंगे ना कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी वजह क्या थी और इससे आगे क्या हुआ, ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले 2-3 क्वेश्चन खुद किया करें कि ये क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, या इसमें क्या क्या हम और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखिए, आपको एक
सिविल सर्विस एस्पिरेंट की तरह सोचना है, ठीक है। मान लीजिए आप एक SDM है, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव लेके नहीं सोचना है, आपने इंडिविजुअल न्यूट्रल रह के सोचना है, समझ पा रहे हैं ना, आपने न्यूट्रल रह के सोचना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि देखिए NCERT तो है 6 से 12 तक की, ठीक है। अब देखिए 6 से 12 तक की अगर पढ़ेंगे, 36 से 35 40 बुकें तो यही हो जाएंगी। क्या सारी NCERT पढ़ने की ज़रूरत है? देखिए सारी NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले कभी NCERT पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि कई चैप्टर रिपीट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 6th क्लास में कोई चैप्टर आया तो वो 9th में रिपीट हो जाएगा, 10th में रिपीट हो जाएगा। जैसे ये NCERT का मतलब है, जैसे क्लासेस क्यों बनाई हुई हैं, इसलिए बनाई हुई है कि पहले बेसिक, फिर थोड़ा एडवांस, फिर थोड़ा एडवांस, फिर थोड़ा एडवांस, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊँ मैं, या फिर हम कोशिका के बारे में बताएं, जैसे मैं अभी साइंस पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। 9th क्लास NCERT साइंस कवर कर रहे हैं हम हमारे चैनल पे। तो अगर मैं आपसे बात करूँ सेल के बारे में, सेल के बारे में 8th क्लास में भी है, 9th में भी है, 11th में भी है, ठीक है। तो क्या हम अलग अलग पढ़ेंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट NCERT ही पढ़नी है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी पढ़नी है, ठीक है। अभी लास्ट में करेंगे डिस्कस हम इसके बारे में, बुक्स कौन कौन सी पढ़ें। मेंस की तैयारी पहले करें या प्रीलिम्स की? देखिए आपके मन में सबसे अहम सवाल तो यही होता है कई बच्चों के कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं फिर मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपने क्या करना है, जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपने दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। दोनों को साथ में लेके चलना है, बिल्कुल ही दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तभी होगा। ऐसा नहीं है कि देखिए मान लीजिए कि आपने प्रीलिम्स का तैयार कर लिया और मेंस किया नहीं, उस प्रीलिम्स के चक्कर में आपका मेंस भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आप मेंस नहीं तैयार कर पाए, और उस मेंस की वजह से आपका नेक्स्ट साल का प्रीलिम्स भी खराब हो जाएगा। समझ पा रहे हो? एक बार अलग से बिना मोह माया के 1 साल पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, ईमानदारी से। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने पहले प्रीलिम्स की तैयारी की, ठीक है, और मान लीजिए आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने होते हैं, क्या 2 या 3 महीने में आप मेंस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, नहीं कर पाओगे। अगर तुक्का लग गया वो अलग बात है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप मेंस नहीं कर पाए, उस मेंस की वजह से आपका जो नेक्स्ट साल का प्रीलिम है वो भी खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आपने मेंस और प्रीलिम्स की दोनों की साथ में लेके चलना है, चाहे 1 साल का आपको गैप देना पड़ जाए, ठीक है, आपको गैप देना पड़ जाए, पर आपको साथ में लेके चलना है। और भी UPSC के कई एग्जाम होते हैं, जैसे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें, अच्छा PCS की ही बात करें हम अगर, तो आप UPPCS का भी डाल सकते हैं, डालें, आराम से डालें, बिल्कुल बड़े मज़े से डालें, आराम से, वो भी अच्छा एग्ज़ाम होता है और अच्छा रिजल्ट निकलता है उसका भी। बिहार PCS का डाल लें आप, अगर पंजाब का भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास पंजाबी है। हिमाचल का नहीं डाल सकते, राजस्थान का डाल लें, RAS, ठीक है, और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट डाल लें अगर आप ग्रेजुएशन क्लियर है आपकी, ठीक है। बहुत ऑप्शन है आपके पास देने के एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब अगर आप सच में सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यही तरीका फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ें, ठीक है। अब पहले थोड़ा हम बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बुक्स कौन कौन सी पढ़ें और कौन कौन सी छोड़ दें। देखिए अगर मैं बात करूं बुक्स की, ठीक है, तो बुक्स हमारे पास, तो बुक्स की बात करें हम, हमारे पास बुक्स 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक तो है हमारी NCERTs, ठीक है, एक होती है स्टैंडर्ड बुक्स। तो देखिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, एक एक विषय के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उठाते हैं हिस्ट्री को, ठीक है, हिस्ट्री को। अगर हम हिस्ट्री, अगर आपका ऑप्शनल है, मैं आपको बता दूं, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तब तो आपको NCERT भी पढ़नी पड़ेगी और स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शन लेना है तो, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री आपको पता है हमारे यहाँ 3 टाइप की होती है, ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप की जो हिस्ट्री होती है। अगर आपने पिछला पेपर भी देखा हो या फिर आपने UPSC के पेपर देखे हो या किसी भी एग्ज़ाम के पेपर देखे होंगे ना, तो आप देखेंगे कि आजकल जो ये वेटेज है ना, ये वेटेज बहुत ही कम आ रहा है,
एंशियंट और मॉडर्न एंशियंट और मेडिवल के में से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम पूछे जा रहे हैं। अगर पूछे भी जा रहे हैं तो क्या वेटेज है, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मॉडर्न की, तो मॉडर्न में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मॉडर्न कौन सा, 1600 से लेकर 1947 तक। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न का क्या है, मॉडर्न में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आप 1600 से पढ़ते हैं, जैसे यूरोपियन कंपनियों का आगमन, वहाँ से मानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि अभी उसका कोई फिक्स डेट है नहीं, पर फिर भी हम मॉडर्न युग को वहीं से स्टार्ट करते हैं, यूरोपियन कंपनियों के आगमन से। जब यूरोपियन कंपनियां भारत में आई, तो इसमें पता क्या है कि जैसे मान लीजिए 1757 को कोई घटना हुई, जैसे 1757 को एक घटना हुई थी, एक बैटल हुई थी जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध या बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, बट जो 1757 की घटना थी, ये देखिए प्लासी हुआ बंगाल में। ठीक है, बंगाल में ही एक, वैसे प्लासी नहीं है, पेलार एक फूलों की घाटी है या एक जगह का नाम है पेलास। ठीक है, तो जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश थे, उनको पेलास नहीं बोलना आता था, तो उनका ये बिगाड़ा हुआ रूप है प्लासी, वो पेलास को प्लासी बोलते थे। ठीक है, तो जो प्लासी का युद्ध हुआ उस समय कुछ घटनाएं और भी घट रही थी। जैसे मान लीजिए हम बात करें 1757 के समय जब प्लासी का युद्ध पढ़ते हैं, तो इसी के समानांतर या इसी के आसपास कोई एक घटना और घट रही थी। ठीक है, तो इसलिए हिस्ट्री बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से मैं अपने चैनल पर हिस्ट्री जब पढ़ाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं डेट वाइज पढ़ाऊँगा 1600 से लेकर 1947 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई ना। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए 1600 से 1700 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन सबको हम डिटेल में एनालिसिस, डिटेल में कवर करेंगे। और मेरा एक तरीका है कि जब भी मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाता हूँ, देखने के लिए कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे हिस्ट्री को पढ़ना है तो मैं तो ऐसे पढ़ाऊँगा कि 1600 से 1947 के बीच में जितनी भी घटनाएँ हुई, सारी घटनाओं का, या कहीं हम तिथिवार सारी घटनाओं का विश्लेषण, पूरा संपूर्ण डिटेल में विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। अगर हम इसकी बुक्स की बात करें कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो एनसीईआरटी की बात करें अगर हम, तो एनसीईआरटी की 8th क्लास की आती है एक, तो मॉडर्न इंडिया की। ठीक है, वो बहुत अच्छी बुक है। और न्यू एनसीईआरटी की, वो ओल्ड की नहीं, न्यू की। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी 8th क्लास और 12th क्लास की तीनों बुकें ले लें। ठीक है, 12th क्लास में एनसीईआरटी की 3 बुक हैं। ठीक है, और तीनों की तीनों ले लें। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मेरे को एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं लगता, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस एनसीईआरटी को देता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको इसके स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बताऊँ, हिस्ट्री के स्टैंडर्ड बुक्स भी बहुत हैं। अच्छा, एनसीईआरटी के साथ ना आप एक बुक और ले लें, या तो आप स्पेक्ट्रम ले लें, मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी स्पेक्ट्रम। ठीक है, या फिर बिपिन चंद्रा की ले लें। हिस्ट्री में मैं आपको काफ़ी बुकें बता सकता हूँ, पर आपको इतना नहीं पढ़ना है। आपको मैंने बताया ना, आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी। ठीक है, वैसे तो आपका एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगा लगभग। ठीक है, और बाकी अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगे कि कुछ कमी रह रही है एनसीईआरटी में, तो आप स्पेक्ट्रम में, मैं प्रेफरेंस करूँगा स्पेक्ट्रम को। आप बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप हिस्ट्री तो आप ऐसे कवर कर सकते हैं अपनी। ठीक है, आपने किताब तो लेनी ही लेनी है। देखिए, किसी के भरोसे नहीं रहना, आपने किताब लेनी है। किताब पढ़ना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप पढ़ें, फ्री टाइम में पढ़ें, कोई बात नहीं, पर जैसे मैं पढ़ाऊँगा हिस्ट्री को, आप उस तरह से पढ़ें। जैसे मान लीजिए 1600 से 1700 के बीच में जितनी भी घटनाएं होंगी ना, उसका जब मैं अध्यायवार आपको विश्लेषण करके बताऊंगा, तो आपने अपनी किताब में से वो टॉपिक उठाना है और उस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो आपको कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास हिस्ट्री की कम से कम भी 10-12 किताबें हैं, क्योंकि मैं एमए कर रहा हूँ हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री तो मेरा सब्जेक्ट ही है। तो मेरे पास हिस्ट्री की 8-10 किताबें हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी इतनी किताबें पढ़ें, क्योंकि आपका समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका समय खराब होगा। ठीक है, तो उन 8 किताबों का निचोड़ तिथि वार, ठीक है, डेट वाइज मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है,
आप खुद नोट्स बनाना, आप किसी के नोट्स मत लेना या किसी नोट्स पे डिपेंड मत करना, आप खुद अपने हाथ से लिखना। और कैसे लिखना है, चीज़ों याद करके नहीं, चीज़ों को समझ के, ठीक है, सिचुएशन को समझ के अपनी भाषा में लिखना है। समझ पा रहे हो, अपनी भाषा में लिखना है चीज़ों को समझ के, ठीक है। तो ये तो था हिस्ट्री का, आप हिस्ट्री यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पॉलिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है पॉलिटी का, ठीक है। सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर या यूपीएससी आईएएस के अंदर कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, ठीक है। पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक है लक्ष्मीकांत, सबसे बेस्ट बुक है, अब तक की सबसे बेस्ट बुक है लक्ष्मीकांत। अगर किसी को लक्ष्मीकांत नहीं समझ में आती तो आप डीडी वासु की ले सकते हैं, ठीक है, डीडी वासु की बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी जो वो लगी लक्ष्मीकांत, ठीक है। क्योंकि पर एक बात याद रखना, मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मैं तो प्रेफरेंस करूँगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को। ये एक्चुअली इंग्लिश मीडियम वाले मत देखें वीडियो, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पर मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा तो माध्यम ही हिंदी है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वालों के लिए लक्ष्मीकांत बड़ी टफ लग सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने दूसरे देशों को पॉलिटिक्स को, देखिए पॉलिटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने भारत की पॉलिटिक्स राजनीति को पढ़ लिया, हो गया क्लियर, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स पढ़ने का मतलब ये है, पॉलिटी को जानने का मतलब ये है कि आपको अपने शासन व्यवस्था के साथ साथ अपने आसपास के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, ठीक है, ब्रिटेन है, रसिया है, ठीक है, फ्रांस है, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर चलता है, इनके अंदर जो शासन व्यवस्था चलती है वो कैसी है और हमारी शासन व्यवस्था कैसी है, हमने वैसी शासन व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई। समझ पा रहे हैं। अब आपने एक एसडीएम के तरीके से यानी सिविल सर्विस के तरीके से सोचना है, ठीक है। आपने फैक्ट्स पे जोर नहीं मारना, अपने कॉन्सेप्ट पे, सिचुएशन पे। हमारी जो संविधान सभा बैठी थी उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने अगर कहीं हम संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया, क्योंकि हमारे देश में क्या चलती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी तो नहीं चलती, जैसे अमेरिका में क्या चलती है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं चलती यहाँ पे, हमारे यहाँ चलती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों अपनाई थी, इसके क्या कारण थे, ठीक है, क्या वजह रही थी हमारी जब संविधान सभा बैठी थी कि उन्होंने, क्योंकि संविधान सभा में कई बंदे ऐसे बैठे थे, कई महान बंदे ऐसे बैठे थे जिन्होंने प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को प्रेफरेंस दी थी कि हमें राष्ट्रपति शासन प्रणाली को अपनाना चाहिए, ठीक है, पर हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। ये क्यों अपनाया, ठीक है, ये जानना जरूरी है। अगर आप ऐसे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। एक इसके साथ पढ़ लें 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक है जिसका नाम है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए संविधान क्या होता है इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। पॉलिटी में ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको ज़बरदस्त। देखिए पॉलिटी को मैं ना आपको कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा, दूसरे देशों की सिस्टम से और अपने देशों के सिस्टम से पूरा कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। बस आप पेशेंस रखें, आप ये मत सोचना कि 1 महीने में सब कुछ हो जाएगा, 10 दिन में कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा पर एक तरीके से मिलेगा, ठीक है। पेशेंस रखना है आपने, एक 6-7 महीने आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है, हिम्मत के साथ और ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए पॉलिटी आप यहाँ से कवर कर लें, एनएफ है यहाँ से, ठीक है। तीसरा अगर हम जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी के लिए जो आप पढ़ सकते हैं, एक तो 6th और एक 7th और 11th क्लास में 2 बुकें हैं और 12th क्लास की भी 2 बुकें हैं, ठीक है। आपने ये दोनों ही पढ़नी है। अगर आप जियोग्राफी का मैं बताऊं, अगर आपने ना एक भी बुक ना पढ़ी हो, पर ये तो छोड़ ही नहीं सकते, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की जियोग्राफी है ये नहीं छोड़ सकते। अगर ये छोड़ दी तो समझो आपने जियोग्राफी का सब कुछ छोड़ दिया। समझ पा रहे हो। जियोग्राफी अगर पढ़नी है तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, ये तब समझ में आएगी जब ये पता होगी और ये पता होगी, ठीक है। तो ये तो 2-3 दिन का काम है। मैं जो जियोग्राफी पढ़ाऊँगा मैं आपको एक लेक्चर वाइज प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो इसमें ज्योग्राफी है, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल या सौरमंडल में हमारी पृथ्वी, ठीक है। बहुत ही बेसिक बातें दे रखी हैं, ठीक है। इतना बेसिक भी नहीं, थोड़ा सा एडवांस पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप मेरा एक ज्योग्राफी का लेक्चर देख लेना जब रोज़ ज्योग्राफी का लेक्चर पढ़ डलेगा। अगर आपकी समझ में आता है तो आप फॉलो करते रहना, अगर आपके नहीं समझ में आता तो आप कहीं और देख लेना, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, ठीक है। पर आप एक सोर्स को फॉलो करना, याद रखना एक सोर्स फॉलो करना है आपने,
सभी सोर्सों पे नहीं जाना है, सिर्फ एक सोर्स ईमानदारी से, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए मेरे को सबसे अच्छी लगी है जो 6th क्लास की NCERT 7th की और 11th और 12th की, ये कवर कर लेना, NFI हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो 11th और 12th NCERT है, ठीक है, दोनों क्लास की NCERT है, 11th और 12th क्लास की, बस ये पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें HCS के अंदर इतना इकोनॉमिक्स का वेटेज नहीं है, पर फिर भी आपको इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, और बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाऊँगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि संसाधन क्या होता है, ठीक है, आई होप आपको पता नहीं होगा कि संसाधन क्या है, ठीक है। आपको GDP के बारे में पता नहीं होगा अभी डिटेल में कि GDP कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कई लोगों को GDP की कैलकुलेशन ही नहीं पता है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कई लोगों को पता नहीं है GDP कैसे कैलकुलेट करते हैं, GDP कैसे। और कई लोगों के मन में आता है कि हम नोट ही क्यों ना छाप देते हैं, RBI नोट क्यों नहीं छाप देता, ठीक है, नोट छाप देता तो सबकी गरीबी दूर हो जाती। हम ऐसा नोट नहीं छाप सकते, क्यों नहीं छाप सकते? इस सब के जो सवाल हैं, सबके सवालों के जो आंसर हैं वो इकोनॉमिक्स में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अब रह गया मेन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गया एक साइंस का, ठीक है। देखिए साइंस एक बहुत ही वाइड टॉपिक है। अगर आप साइंस कवर करना चाहते हैं तो आप 9th और 10th, ठीक है, 9th और 10th NF है, इससे बाहर नहीं आएगा। आप 9th और 10th NF है। अब देखिए, आप देखेंगे ना, जब भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, जो साइंस होगी उसके सामने एक वर्ड लगा होता है जनरल साइंस, ठीक है। उसका एग्जामिनर का पूछने का मतलब यही है कि उसको थोड़ा जनरल पता है साइंस के बारे में, थोड़ा जनरल बेसिक साइंस की नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। आपको कोई एडवांस साइंस नहीं पढ़नी है। अगर मैं बात करूं, एडवांस नहीं पढ़ना आपने, क्योंकि देखिए अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, देखिए मान लीजिए आप एडवांस पढ़ रहे हैं, आपने SDM बनना है, आपने डॉक्टर नहीं बनना। एडवांस तो नीट वाले पढ़ते हैं, या अगर एडवांस तो फिर अगर एडवांस पढ़ना है तो फिर आप PhD कर लें, डॉक्टर बन जाए या फिर साइंस के टीचर बन जाएं, ठीक है। आपने एडवांस नहीं जाना, ठीक है। आपने क्या करना है, 9th और 10th की NF है बस। कई टॉपिक तो 9th में ऐसे हैं कि जो 8th में भी है, 7th में भी है, तो आप बार बार 6th 8th की थोड़ी ना पढ़ोगे, इतना समय नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहले साइंस को ही इंपॉर्टेंट समझा था, इसलिए मैंने साइंस की वीडियो डालना शुरू किया था सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अभी हमने 9th क्लास स्टार्ट की है, ठीक है, फिर 10th करेंगे स्टार्ट, और 9th के हमने 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आपने अगर मेरा वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम चैप्टर कवर करने के बाद प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं साथ के साथ, ठीक है, साथ के साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं, और नोट्स भी आप खुद बनाएंगे, ठीक है, इसके उससे हमारा पूरा डाउट्स जितने भी हैं क्लियर हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो हमने 9th क्लास शुरू किया हुआ है, अब थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम 10th भी कर देंगे, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं पहले साइंस ख़त्म करूँगा और फिर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, फिर पॉलिटी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको इसके साथ साथ मैं थोड़े दिनों में आपको हिस्ट्री का वीडियो भी डालना शुरू कर दूँगा, ठीक है। हिस्ट्री का भी मैं थोड़े दिन में वीडियो डालना शुरू कर दूँगा, आप वहाँ से हिस्ट्री भी कवर कर लें। पॉलिटी भी डेली मैं आपको 4 से 5 वीडियोज़ दिया करूँगा, या 2 या 3 तो वीडियो पक्का दिया करूँगा, ठीक है। पॉलिटी का भी, ज्योग्राफी का भी, इकोनॉमिक्स का भी, ठीक है। जो पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो चीज़ें कवर कर लेते हैं। जैसे हम बात करें साइंस की, हिस्ट्री की, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइंस आप यहाँ से कवर कर लें, 9th और 10th की NCERT NF है, इससे फालतू कोई भी लूसेंट मत पढ़ें। मैं आपको सही बताऊँ, लूसेंट मत पढ़ें, इसका कोई रोल है नहीं, ठीक है। NCERT से ही लूसेंट बनी है, लूसेंट से NCERT नहीं बनी है, ठीक है। तो NCERT NF है, ये सोच को भी आपकी विकसित करेगा, ठीक है। उसके बाद एक आती है आपके पास हरियाणा जीके, ठीक है। हरियाणा जीके के लिए मैं आपको एक बुक बताऊंगा, ठीक है, वो है लूसेंट की बुक है, छोटी सी बुक आती है लूसेंट की, ठीक है, वो पढ़ लें। देखिए हरियाणा जीके कोई आपको बहुत बड़ी पहाड़ जैसी हरियाणा जीके नहीं आएगी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, वो भी 5-10 क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कोई इतना हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है हरियाणा जीके के बारे में। देखिए अब कई बच्चे तो हरियाणा जीके पे ही लगे रहेंगे, ठीक है, हिस्ट्री में मजा आने लग गया तो हिस्ट्री में ही लगे रहेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी आपको
अभी आप नवजात अवस्था में हैं, आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। अब मेरे साथ जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे ना तो आपको थोड़ी समझ विकसित हो जाएगी कि हमें फैक्ट छोड़ के कॉन्सेप्ट पढ़ना है और फिर क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ये सब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। एकदम नहीं, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे आराम से, ठीक है। तो हरियाणा जी के लिए एक छोटी सी बुक आती है लूसेंट, या फिर हम बात करें एक बुक आती है घटना चक्कर, हरियाणा का घटना चक्कर। उसमें क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन है जितने भी आए हुए अब तक के, ठीक है, वो डिस्कस किए हुए हैं। आप वो भी पढ़ लेंगे ना, वो भी एनफ है आपके साथ बन जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैथ रीजनिंग की बात करें, ठीक है, मैथ रीजनिंग का वेटेज होता है 8 से 10 क्वेश्चन का, ठीक है। बट जो आता है वो बिल्कुल ही बेसिक आता है, जैसे एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, ठीक है, कैलेंडर वगैरह, सीरीज, मिसिंग नंबर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आती हैं। इतना तो रीजनिंग अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं ना, अगर आपने पहले कभी एसएससी का या कहीं स्टेट पीसीएस पुलिस वगैरह का रीजनिंग मैथ भी पढ़ा होगा ना, तब भी आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका नहीं बन पाया ना मैथ और रीजनिंग, आप कमेंट कर देना, मैं अलग से एक मैथ का टीचर ले आऊँगा, वो आपका करवा दूंगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। वो सिलेबस में आपका करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेवारी है अगर आपसे नहीं मैथ और रीजनिंग बनता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे अहम फैक्टर है वो है करंट अफेयर का, ठीक है। करंट अफेयर कैसे कवर करें? देखिए भाई, मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा करंट अफेयर के लिए, मैं तो करूँगा न्यूज़पेपर, ठीक है। और न्यूज़पेपर में कौन सा? देखिए न्यूज़पेपर में आप दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी, ये न्यूज़पेपर मत पढ़ना, इनमें है ही नहीं कुछ, ये तो किसी के इशारे पे छप रहे हैं, इसमें तो बस वही आता है, क्या आता है, आज उसका एक्सीडेंट वहाँ पे हो गया, वहाँ पे चोरी हो गई, ये आपके एग्ज़ाम के लायक नहीं है, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ना है तो आप पढ़ें द हिंदू, ठीक है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब द हिंदू भी इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी एडिटोरियल्स हैं, जितने भी मुख्य बिंदु हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, उन सब का मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उन सब का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे में देखिए न्यूज़, हम करंट अफेयर को कैसे कवर करेंगे, मैं आपको ना हफ्ते का करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड किया करूँगा, ठीक है। और आप एक बात याद रखना, करंट अफेयर को पता कैसे कवर करना है अपने, करंट अफेयर को पढ़ने के साथ साथ, जैसे मान लीजिए कोई भी मुद्दा आ गया करंट अफेयर में, जैसे आजकल एक मुद्दा था एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, दल बदल कानून, ठीक है। जो दल बदल कानून है वो किसका विषय है, पॉलिटी का विषय है, ठीक है। इसमें अलग से एक चैप्टर भी है दल बदल कानून। तो आपने करंट अफेयर को ऐसे जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो दल बदल कानून है उसमें बहुत कमियां हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या कमियां हैं, दिक्कत क्या है और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, क्योंकि आपको दोनों पक्ष पता होने चाहिए, कमियां, फायदे, और तीसरा पक्ष है कि इसमें अगर कमी है तो कैसे सुधार, इसमें कैसे बेहतर किया जा सकता है। देखिए ये चीज़ें ना सबकी सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। आपके पास मेरे से बेहतर पॉइंट हो सकते हैं, इस बात को मैं मानता हूँ, ठीक है, बहुत हो सकते हैं, बट आपने डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से सोच रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो करंट अफेयर तो एक तो हमें ये जो हमने सिलेबस पढ़ा है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, या फिर कोई इंटरनेशनल कोई घटना घटे, ठीक है, इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा कवर होती है करंट अफेयर से। और देखिए अब याद रखेंगे जो ये स्टैटिक जो हमने पढ़ा है ना, साइंस वगैरह, ये स्टैटिक पार्ट होता है, और ये स्टैटिक पार्ट अगर करंट अफेयर में कोई कुछ इससे रिलेटेड आ भी जाता है ना, तो वो एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। तो आपने करंट अफेयर को इनसे लिंक करना सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिंक करना, ठीक है, लिंक करना आना चाहिए। अगर आपको लिंक करना आ गया ना, तो आप ये माने कि आप यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, अगर आपको चीज़ों को लिंक करना आ गया, ठीक है। तो करंट अफेयर का भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, हफ्ते में एक वीडियो आपको मिल जाया करेगा। हम जनवरी से दिसंबर तक के करेंगे, 2020 से स्टार्ट करेंगे और 2020 दिसंबर तक के, एक साल का बहुत होगा करंट अफेयर, ठीक है। उसी करंट अफेयर में जो भी घटनाएं आएंगी, जैसे कि कोई पॉलिटी से संबंधित है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ज्योग्राफी से संबंधित है, ठीक है, साइंस से है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये किसका विषय है, ठीक है। तो आप वहाँ से करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब
विषय आता है कि हमें नोट्स को कैसे खुद को बनाना है, खुद नोट्स बनाने हैं, किसी के नोट्स लेने नहीं हैं। तो आप क्या करें, कम से कम 4 से 5 रजिस्टर ले लें मोटे मोटे, ठीक है। अब 4 से 5 रजिस्टर में क्या करना है, आपने एक रजिस्टर में आपने साइंस के नोट्स तैयार करने आपने इसका तैयार का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा वीडियो से देख के, नहीं, पहले वीडियो देखें, पहले उस चीज़ों को समझें, ठीक है, फिर क्वेश्चन लिखें, फिर तैयार करें खुद हाथ से अपने, ठीक है। कम से कम 4-5 नहीं कॉपी ले सकते आप, 2 कॉपी तो ले ही लें, ठीक है, मोटी मोटी क्लासमेट की अच्छी कॉपी ले लें, ठीक है, और एक पेन ले लें अच्छा सा, और उसको अच्छी अच्छी राइटिंग में, जिससे आपको देखिए आप खुद हाथ से लिखेंगे ना, आपके मेंस में भी काम आएगा, ठीक है, आपके मेंस में भी काम आएगा। अब देखिए इतना कुछ है, तो आपने सब कुछ नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ पढ़ना है भाई स्मार्ट तरीके से, ठीक है, स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क करना है, ठीक है, स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क करना है आपने, ठीक है भाई, स्मार्ट और हार्ड वर्क तरीके से पढ़ना है आपने, कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़नी। देखिए ज्ञान प्राप्त करने में ज्ञान, और आप कहीं हम HCS या फिर कहीं हम SDM बनने में, ठीक है, बहुत ही सीधा संबंध नहीं है, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने में और SDM बनने में कोई सीधा संबंध नहीं है, ठीक है। आप ज्ञान तो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते मैं आपको बता दूं, ज्ञान नहीं आप कभी प्राप्त कर सकते, ज्ञान तो पढ़ते जाओ, आप खुश हो जाओ, पढ़ने की कोई उम्र है, आप डेली नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे, ठीक है। आपको ज्ञान प्राप्त नहीं करना, ठीक है, आपको लिमिटेड पढ़ना है, स्मार्ट पढ़ना है, और स्मार्ट तरीके से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और SDM बन जाना है, बस बात ख़त्म। आपको ज्ञान के चक्कर में पढ़ना है, ज्ञान करने के लिए बहुत किताबें हैं, बहुत इंस्टीट्यूट हैं, नोट्स है, आपने स्मार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी स्ट्रेटेजी, मैंने आपको बता दिया। मैं डेली आपको 3-4 वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपका साथ रहा तो मैं आपको 3-4 वीडियो डेली प्रोवाइड कर दूंगा, 2 तो मैं पक्का करूंगा, अगर आपका साथ रहा तो मैं 3-4 भी बनाने के लिए तत्पर हूँ आपके लिए, ठीक है। और याद रखें भाई, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं तो देखो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ, मैं हिंदी मीडियम पढ़ाऊँगा, और कुछ हम टर्मिनोलॉजी वाइज हम इंग्लिश में भी करेंगे, ठीक है, टर्मिनोलॉजी हम इंग्लिश में भी कवर करेंगे। अब आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो ना, अगर आपको लगे कोई और क्वेश्चन रह चुका है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वो सोल्व कर दूंगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।